हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये जो हम एसएससी जीडी के लिए मैथ की सीरीज चला रहे थे उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। ये हम पेपर सॉल्व कर रहे थे एसएससी जीडी के। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, ये पहला क्वेश्चन है। दिनों में कर सकता है, जबकि क्यू इसे 10 दिनों में कर सकता है। यदि पी काम को शुरू करे तो वह काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। पी काम को शुरू करता है, ये बारी बार से ऑल्टरनेट पी काम को शुरू करके एकांतर दिनों पर काम करते हैं ये, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा ये बता रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको ये याद रखना है कि इसमें काम की शुरुआत किसने की है। सबसे महत्वपूर्ण बात किसने की है, ये पी ने की है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो काम की शुरुआत करता है वो हमेशा और डेज पर आता है। जैसे पहले दिन आएगा, फिर वो तीसरे दिन आएगा काम करने, फिर वो पाँचवें दिन आएगा, फिर सातवें दिन, ऐसे करके आएगा। तो ये तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। पी ने कितने दिन किया, 15 दिन। 15 दिनों में किसी काम को कर सकता है पी। क्यू कितने दिनों में कर सकता है, ये 10 दिनों में कर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 30 हो गया। और पी की अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, इसकी एफिशिएंसी 3। तो अब मुझे बताइए आप, ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 3, तो ये दोनों मिला करके कितना काम कर देंगे, 5। ये 5 काम कर देंगे। तो ये 2 दिनों में 5 काम करते हैं। हमें टोटल काम कितना, 30। हमारा काम कितना टोटल, हमारा 30 काम है। हमारा काम टोटल 30 है, हमें 30 काम करना है। तो 30 काम जब ये 2 दिनों में 5 काम करते हैं, तो हमें 30 काम करने के लिए इधर 6 से गुणा करा दो तो ये काम हो जाएगा 30, 6×5 = 30। तो इधर भी 6 से गुणा कराओ तो इधर 12 हो गए। तो ये कितना, 6×2 = 12। तो ये 12 दिनों में काम कर लेगा 30। तो ये ऑप्शन आपका ये ठीक हो गया, ऑप्शन डी। तो कितने दिन हो गए, इधर 12 दिन हो गए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ऐसे ही सीरीज चलाता रहूँगा तो आप आगे आने वाली शिफ्टों के भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg है को एक नए में श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस चीज़ का अंदाजा ऐसे ही हो जाना चाहिए। ये क्या लिखा है, 2.8 की वृद्धि, किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति हमने निकाला है वो कम वजन का निकाला है, और जो हम लाए हैं अपने ग्रुप में वो ज़्यादा वजन का लेकर आए हैं, तभी तो किसी के औसत में वृद्धि होगी। देखिए ये लिखा है कि 2.8 किलोग्राम बढ़ गया वजन। तो कब बढ़ेगा, यदि हम किसी को निकालेंगे तो निकालने वाले का औसत कम होगा वजन और लाने वाले का ज़्यादा होगा। तो यहाँ कह रहा है कि जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg है को एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसका मतलब जो दूसरा श्रमिक है वो 58 किलो से अधिक होगा, क्योंकि ये निकल गया और इसकी जगह पर दूसरा लाए हैं जिससे हमारा औसत वजन बढ़ गया है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा वजन का रहा होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसे। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए कैसे, देखिए 10 लोगों का जो औसत वजन है वो 2.8 किलोग्राम बढ़ गया, 10 का। प्रत्येक के नहीं, प्रत्येक का बढ़ा है ये, प्रत्येक पर्सन का 2.8 किलोग्राम वजन बढ़ा है। तो पूरे ग्रुप का कितना बढ़ेगा, तो पूरे ग्रुप का 10, यहाँ पर एक 10 से गुणा तो यहाँ पर भी 10 से गुणा, तो पूरे ग्रुप का कितना बढ़ गया, 28 किलोग्राम। पूरे ग्रुप का 28 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो ये जो नया श्रम के आएगा वो कितने का आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, 58 ये प्लस 28 ये जो बढ़ा हुआ है इसी में ऐड होगा। तो ये कितना हो गया, 86। तो जो नया जो हम लेकर आए थे वो 86 किलोग्राम का था। समझ में आ गया होगा आपके। देखिए नहीं तो दोबारा समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं कि 10 जो श्रमिक थे उनके प्रत्येक के वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो नया वो आया है वो इससे 58 किलो से तो अधिक ही होगा, तभी वृद्धि हो रही है। तो कितना अधिक है कि प्रत्येक के में 2.8 की वृद्धि हुई है, प्रत्येक के में। जब एक एक के में 2.8, ऐसे ही दूसरे के में 2.8, ऐसे ही तीसरे के में 2.8, तो इस तरह से 10 लोगों में वृद्धि हुई है। तो 2.8 पूरे 10 लोगों में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है,
28 किलोग्राम की होगी, तो 28 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अच्छा, अब मुझे बताइए वृद्धि हुई क्यों है? क्योंकि वो वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि हम 58 की जगह पर कोई नया बंदा लेकर आए हैं जिसका औसत वजन इस 58 से तो अधिक है। तो कितना अधिक है 58 से? तो 58 ये, और वृद्धि कितनी हुई थी? ये 28 की। 28 ये 58, ये 58 और ये 28, तो कितना हो गया? ये 86 हो गया। तो बस यही इसका आंसर है, राइट आंसर 86। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल को देखिए, इसका मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, रेनू ने 2 घड़ियां खरीदी। रेनू ने 2 घड़ियां खरीदी। कौन कौन सी? ये देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 घड़ियां खरीदी, प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक को समान कीमत। यानी कि रेनू किसी दुकान से लेकर आई है, तो यदि एक 100 रुपये की खरीदी है तो उसने दूसरी भी 100 की खरीदी है। प्रत्येक को उसने एक ही मूल्य पर खरीदा। उनमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 24.2% के लाभ पर बेच दिया। यदि उनके विक्रय मूल्य का अंतर 189 रुपया है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा देखिए, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं पहले को 20% लाभ पर बेचूं, मैंने मान ली कि प्रत्येक घड़ी 100 की खरीदी है, तो पहली घड़ी 120 के लाभ पर बेची जाएगी, तो कितने की बिचेगी? 120 रुपये की बिचेगी। यदि 20% लाभ लेंगे हम इस पर, ये वाली 120 की बेची इसने, इस पर इसने 24.2 रुपये का लाभ लिया, तो ये 124.2 की हो गई, 124.2। अब वो ये कह रहा है ये SP हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो इनमें अंतर कितना है? ये देखिए इसमें अंतर है 4.2 का। और इस सवाल में ये अंतर कितना दिया हुआ है? सवाल में ये अंतर दिया है 189, आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका कितने गुना है? ये देखिए यहाँ से, ये 7 से काटिए आप, 7 छिक्के 42.6 और 7 दूनी 14 और कितने 4 बचे, 7 7 49, ये 27 बार कटा, ये 0.6 हो गया। यहाँ पॉइंट से, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट हटाया 270 हो गए। अब 6 की वैल्यू 270 है, हमें निकालनी कितनी? 100 की है। तो क्यों ना हम इसे 3 से डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6, 3 निम्मा 27, ये 90 बार कटा। 2 की वैल्यू 90, तो इधर 50 से गुणा करा दो, तो इधर भी 50 से, इधर 50 से गुणा कराएंगे तो ये 100 हो गया पूरा। ये देखिए दोबारा मैं कलर चेंज करता हूँ। ये यहाँ मैंने मल्टीपल कराया 2 का, और यहाँ इसमें 50 में, तो ये 50 दूनी पूरा 100 हो गया। हमें 100 की कीमत निकालनी थी, तो इधर भी 50 का गुणा होगा, तो 9 पंजे 45, यानी कि 4500 रुपये की। तो वो चीज़ कितने की थी? वो 4500 की एक घड़ी पर ही थी उसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ देखिए, ऐसे सवाल में आपको ये 100 भी मानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि रेणु ने 2 घड़ियां खरीदी और उनमें से प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा। आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कीमत समान है। कीमत हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि कीमत समान है। ठीक है, उनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 24% लाभ पर। तो हमें ये पता है कि एक जो बेचेगी वो 20% लाभ पर, दूसरी 24.2% लाभ पर। तो इन्हीं दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, ये 24.2 और 20 का, तो कितना होगा? 4.2। ये वो तो होगी विक्रय मूल्य में अंतर, और यहाँ पर कितना दिया है? 89, 189। तो आप इसी के बस वैल्यू निकाल लीजिए। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो CP है वो 100 रुपया है, तो आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे आप, ये 0 बढ़ गया। 7 से काटेंगे 6 बार, 7 से काटेंगे 27 बार। अब 6 से इसे 6 से काटो, 6 से कितने बाद? 6 चौक 24, 3 बचे, 6 पंजे 30। तो एक की वैल्यू आ गई 45। तो अब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? डबल जीरो इधर, तो इधर इस तरह से 4500 रुपये राइट आंसर है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और समझ में आ गया होगा आपकी ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी तरह मैं सवाल को आपको बेहतरीन तरीके बताऊंगा इनके। इसे देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की कमी की गई है। 3 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या बताइए। देखिए ऐसे में कुछ नहीं करना, आपको सक्सेसिव लगाना है। कैसे? क्योंकि ये 95,000 दिया दे रखा है आपको, 95,000। तो आप इस 95,000 पर सक्सेसिव लगा दीजिए, 95,000 है ये। इस पर कितना कितना दिया हुआ है? 15% की वृद्धि हुई है। तो 15% का मतलब होता है 3/20।
15% ही आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही होगी, 3/20 होता है। तो ये इस पर लाभ है, तो ये कितना हो गया 23/20। इसी तरह देखिए दूसरा क्या है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% वृद्धि की क्या मतलब 6/5 यानी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो ये 1 की वृद्धि हुई है तो 5 पर, तो 6/5। इसी तरह अब देखिए 12% की कमी की है। 12% क्या क्या मतलब होता है 3/25। 3/25 तो इसमें कमी हुई है, तो ये रह गया 22/25। 22/25 बस इतना है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जीरो से जीरो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए आप, जीरो से एक जीरो, ये कैंसिल। 1 मिनट में कैंसिल करने के लिए दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ इस तरह। देखिए मैंने क्या क्या कैंसिल किया, अब यहाँ ध्यान रखना, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। और ये कितना, ये देखिए 100 है पीछे, ये डबल जीरो मतलब 100 होता है, तो ये 25 से मैं इसे 4 बार काट सकता हूँ, तो इसे 25 से मैंने काट दिया पूरा 4 बार, तो ये 4 4 गुणा 95। ठीक, अब नीचे मेरा कितना बचा, इधर बचा 5 से ये 19 बार भी कट जाएगा, 95 5 19। अब इधर 19 गुणा 4 बचे, और नीचे केवल मेरे 2 बचे, बस ये 2 बचे, तो इस 2 से ये भी कट गया, 2 टाइम्स, तो 19 दूनी 38। ऊपर मेरे सिर्फ बचे 38 इंटू 23 इंटू 6 इंटू 22, ये बचा, इसका आपको मल्टीपल करना है। इसमें मल्टीपल आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका सेम है। ये देखिए 8 8 8, तो इसका मल्टीपल आपको आप मल्टीपल करके बताना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 2021 में एक नगर में जून माह में 30% लोगों को 30% लोगों को, और जुलाई माह में शेष 50% लोगों को, और अगस्त में शेष में से, ये ध्यान रखना, शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए, फिर भी 84,000 लोग टीकाकरण से वंचित रह गए। इतने लोग वंचित रह गए, तो बताइए नगर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए इसे आप समझिए अच्छे से, इसमें क्या क्या बोल रहा है कि पहले तो ये 30% बता रहा है, इस 30% का मतलब समझिए, पहले 30% इसे पूरा लिखिए आप, ये 30% लोग गए। फिर क्या कह रहा है कि जुलाई माह में शेष में से 50% यानी 30, या हमने 100 मानकर चले हैं, तो 30 निकाल दिए इसमें से हमने, तो अब बचा कितना 70%। तो 70 का 50% कितना होगा, इसका आधा, 50% का मतलब आधा ही होता है, तो इसका आधा कितना होगा 35, तो 35% ये आ गया। अब इस 70 में से 35 निकाल दो, कितना बचा 35 ही और बचा, 35 बचा। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। ये देखिए 30 और 35 कितना हुआ 65। अब 65 हो गया, और 100 में से 100% माना था, 65 तो मैं ले चुका हूँ, तो कितना बचा 35 बचा, 35 बचा। अब वो क्या कह रहा है, शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया, शेष ये 35 बचे, इसका 20% लोगों को टीका लगाया गया है। 20%, 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 का इसका 1/5, 5 का मतलब होता है 7, 5 से ये 35 7 बार कटेगा 7, यानी कि 7 लोगों को टीका लगा दिया गया। 1 मिनट, 7 लोगों को टीका और लगा दिया गया। फिर भी 8400 लोग टीकाकरण से वंचित रह गए। तो अब ये बताइए ये कितना हो गया, 65 और 7 कितना होता है 72। ये 72 लोगों को टीका लग चुका है, 72 लोगों को टीका लग चुका है, और बचे कितने 28 लोग ऐसे हैं, 28% ऐसे हैं जिन्हें अभी भी टीका नहीं लगा है। तो यही 28% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 8400, कि वो उसके हिसाब से 8400 लोग ऐसे हैं, सॉरी 84,000 हैं, और हमारे हिसाब से 28 हैं। तो ये 28 का कितना गुना है, ये आप देखिए मुझे बताइए। ये 28 का 3 गुना है, 28 का 3 गुना है ये देखिए 28 तिया 84 होते हैं, 28 का 3 गुना है, तो ये 28 से काटिए 3 बार, तो 1 की वैल्यू 3000 हो गई। जब 1% की वैल्यू 3000 है, तो 3000, मैं आपसे 100% की बोली पूछना चाहता हूँ, इधर 2 जीरो बढ़ेंगी तो इधर भी 2 जीरो बढ़ेंगी, तो इसका मतलब 3 लाख हो गई। तो 100% की वैल्यू 3 लाख, यानी कि उस कस्बे की जनसंख्या 3 लाख थी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, बस ये तो आपको सक्सेसिव लगाना था, नहीं एक सक्सेस तो सॉरी, इसमें आपको ऐसे ही बस परसेंटेज पर ज़्यादा फोकस करना था, कि कब शेष, आप इस शेष वर्ड पर बहुत ध्यान देंगे। ये देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ क्या कहा गया है कि
30% ये शुरुआत का वैल्यू है, इसे तो आप पूरा ले लीजिए। अब 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बचेंगे। 70 का 50% कितना होता है? 35। तो वो 35 हमने 35 लोगों को अगस्त में टीका लगा दिया, प्लस 35। अब बचे कितने मेरे पास? 35 और बचे, क्योंकि ये 65 हो गए। 30 30 35 65, 35 और बचे। उसका 20% लोगों को और लगा दिया गया, 20/100। एक 5 से 5 बार कटेंगे, 20 से 5 बार, 5 से ये कटेंगे 7 बार, तो 7 लोगों को और लगा दिया। तो ये कितने? 72 लोग ऐसे हो गए जिन्हें टीका लग चुका है। लेकिन 28 लोग अभी भी ऐसे हैं, या 28%, 72% को लग गया, 28% और बचे। तो 28% हमारे हिसाब से बचे, लेकिन इसके हिसाब से बचे थे 84,000। तो 28 का ये 3 गुना है। ये जब 28 का 3 गुना है, तो हमने जब 100 माने थे, तो 100 का भी 3 गुना कर गए हम। और ये इधर ये 3 जीरो थी, ये 3 जीरो और इसमें लगा दें, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? पूरे 3 लाख रुपए, सॉरी रुपए नहीं, जनसंख्या इनकी थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है ये सवाल। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% छूट दे रहा है। वह नकद भुगतान पर कम की हुई कीमत पर 10% की और अधिक छूट प्रदान करता है। 5,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए ग्राहक को नकद में क्या भुगतान करना होगा? देखिए इस सवाल को आप ऐसे देखिए, ये 5,000 दिया हुआ है, ये MP दिया है, MP यानी अंकित मूल्य। तो आपको पता है छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 5,000 पर ये आपसे कहना चाह रहा है कि 5,000 पर इसने छूट दी है। 5,000 रुपये हो गए, तो 5,000 पर इसने छूट दी है। पहले दी है इसने 20%, तो 20% की छूट, 20% का 1/5 मतलब होता है। इस पर 1 रुपये की छूट है, तो ये 4/5 लिखूंगा मैं से, 4/5। ठीक, 4/5। इसके बाद क्या हुआ? इसी पर उसने क्या कहा है कि कम की हुई कीमत, यानी कि पहले छूट दे दी है उसने 20%, फिर उसने दोबारा छूट दे दी। कितनी दे दी? 10%। 10% यानी 9/10। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल करते समय ये देखिए मैंने पेन चेंज किया, 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, 5 से ये 5 कैंसिल, यानी कि यहाँ 1 बचा, और ये 2 जीरो बची, यानी कि ये 100 हो गए। 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 चौक 36, 36 और ये 2 जीरो ये, तो हमारा ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 3600। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं था, सादा सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये, और कई बार रिपीट मोड में भी पूछा गया है। देखिए ये क्या कर रहा है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी कितनी दूर दौड़ता है? आपसे ये बताया गया कि चोर, ये 800 मीटर, आप ऐसा समझ लीजिए एक रेस है, इसमें 800 मीटर की दूरी पर चोर खड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, 800 मीटर की दूरी पर चोर तो पहले से ही चला है, और पुलिस वाला यहाँ पर है, तो पुलिस वाले को ये 800 मीटर भी दूरी कवर करनी होगी। इतना समझ में आ गया? तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए इनकी ये जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर भी चोर ही इधर भाग रहा है, पुलिस वाला भी इधर है। तो इनकी जो ये चाल है, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? 8 माइनस 7, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये एक दूसरे के अपोजिट दौड़ते इस तरह, तो ये 8 और 7 जुड़ जाते, तो इनकी चालें जुड़ती। लेकिन ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी चाल घटेगी। तो आप ये बताइए मुझे, 1 मिनट, यहाँ से मैं इसे इरेज करता हूँ। तो तो इनकी स्पीड कितनी हुई? 8 माइनस 7 कितनी हुई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये बताइए, अब मुझे ये तो स्पीड निकालनी, मैंने ये दूरी है, तो मैं क्यों ना इसके टाइम निकाल लूँ कि इन्हें कितना टाइम लगाया है प्रत्येक को चलने में, क्योंकि टाइम सबको सेम लगेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि दूरी है मेरे पास 800, और चाल कितनी है? 1। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो मैं इसे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में जिसे 5/18 से गुणा कर दूं, तो ये 18 यहाँ से उठ करके ये 18 ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अभी से मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ, देखना आप, तो ये 18 यहाँ आ गए। ये मेरा क्या निकला है? टाइम निकला आया। आपको पता होगा, मैंने अभी निकाला था कि समय बराबर क्या होता है? टी बराबर टाइम बराबर दूरी, ये दूरी हो गई बट्टे
चाल मेरी थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मेरा मीटर में था तो मुझे इसे भी मीटर में करना है, तो मैं इसे 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये मेरा समय निकल आया। लेकिन अब मुझे निकालना क्या है कि उसने क्या क्या कहा, तो पकड़े जाने के लिए पुलिस अधिकारी कितनी दूर चले दौड़ता है, मुझे पुलिस अधिकारी को बताना है वो कितनी दूर दौड़ता है। तो मैं क्यों ना इसमें पुलिस अधिकारी की चाल से गुणा कर दूँ। पुलिस अधिकारी की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8, लेकिन ये भी घंटे में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए मुझे 5/18 से करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, 18 से ये 18 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये अब ये 8 और इसमें ये बचे केवल मेरे पास 800 इंटू 8, तो कितना हो गया? ये 6400 हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा जैसे मैंने समझाया है। देखिए अब दोबारा समझिए आप इसे कि 800 किलोमीटर की दूरी है, चोर पहले ही भाग गया है, 800 किलोमीटर दूर खड़ा है। अब जब पुलिस वाले को पता चला कि इसे पकड़ना है, तो पुलिस वाला चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये चल रहा है 7 की से। तो आप मुझे बताइए, पुलिस वाला तेज़ है, तो जब तेज़ है तभी तो पकड़ पाएगा, क्योंकि ये पहले से ही इससे 800 किलोमीटर दूर है। तो मैंने इनकी जो स्पीड थी वो इनकी एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इनकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है? तो 8 और 7 में डिफरेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये है किसमें? घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें मीटर में निकालनी है, क्योंकि ऊपर हमारे ये 800 मीटर में दूरी है, ये देखिए। तो मैंने इसे 5/18 से गुणा कर दिया, एक को इस स्पीड को 5/18, तो ये मेरा टाइम निकल आया, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। अब मुझे पता है कि प्रत्येक इंसान को इतना समय लगता है। ये 1 मिनट में इसे दूसरा पेन लेता हूँ। मुझे पता है प्रत्येक इंसान को इतना समय लगता है। मैंने इसे सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कट रहा था, इसलिए पहले गुणा कर देता, फिर मुझे वही करना पड़ता। इसलिए मुझे पता है इतना इसमें समय लगेगा प्रत्येक इंसान को, पुलिस वाले को भी और चोर को भी। तो अब आप ये बताइए, जब समय ये है, मुझे दूरी निकालनी है, तो मुझे जिसकी दूरी निकालनी है उससे गुणा कर देता हूँ उसकी चाल से। तो मुझे पता है कि पुलिस वाला कितने से चल रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये घंटे में है और ये मीटर में, सब चीज़ है। तो मैं इसे भी 5/18 से गुणा करूँगा, 5/18, 5/18 से गुणा किया, तो आप देखिए ये 18 से ये 18 कैंसिल और इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो बचा कितना? सिर्फ ये 8 बचा और ये 800 बचा, तो 8×8 6400 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा आपके। और नहीं तो ये ऐसा एक और भी क्वेश्चन आएगा, कभी आएगा तब मैं आपको फिर से बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप वैसे इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना और इसे दोबारा देख लेना। इसे इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और ये अक्सर एग्जाम हॉल में दिमाग थोड़ा एक कन्फ्यूज कर देते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसे देखिए। 1 साल पहले राम की आय 20,000 रुपये प्रति माह थी। राम की आय है जो इनकम है वो 20,000 रुपये प्रति माह थी, 1 साल पहले की बात है। और व्यय 16,000 प्रति माह था, यानी कि 20,000 कमाता था और 4,000 खर्च करता था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई और व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या है? अब देखिए बचत में परिवर्तन पूछ रहा है, तो आप पहले इसे का अनुमान लगा लीजिए। पहले 20,000 कमाता था और 16,000 खर्च करता था, तो बचाता कितना था? वो 4,000। इसे कोने में लिखिए आप कि ये 4,000 पहले बचाता था, ये पहले की कहानी है। ठीक, अब क्या हो रहा है? अब उसकी जो इनकम है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है उसकी इनकम में। तो 20,000 में 10% की वृद्धि जोड़ेंगे हम, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो 20,000 में 2,000 और जोड़ो तो ये 22,000 हो गए टोटल। तो उसकी अब जो इनकम है वो 22,000 है, आपको याद रखना है। तो और खर्च में कितना वृद्धि हो रही है? खर्च में वृद्धि हो रही है 15%। पहले खर्च कितना था? 100, यानी 16,000। तो 16,000 में यदि मैं 15% की वृद्धि करूँ, 15/100 आप ऐसे निकाल लीजिए। डबल जीरो से ये 15 जीरो, 15 छक्के 90, जीरो हासिल 9, 15 और 9 कितना होता है? 24, यानी कि 2,400 रुपये। 2,400 रुपये उसके खर्च में वृद्धि हुई। तो पहले 16,000 खर्च करता था, अब कितना कर रहा है? 2,400 अधिक। तो 16 और 2,400 कितना हो गया? 18,400। तो अब कितना खर्च कर रहा है? 18,400। तो अब मुझे बताइए, अब उसके अब जो वर्तमान में 22,000 कमा रहा है, 18,400 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी है? 3,600, 3,600 की बचत है। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये 22,000 में से 18,400 घटाओगे, 3,600 की बचत है। अब ये बताइए, पहले बचत करता था 4,000 की, अब बचत करता है वो 3,600 की, तो कितने का अंतर आया? 400 रुपये का। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। आप मुझे अभी अभी 1 मिनट
मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा कैसे बनता है। वो आपको ऐसे पूछ रहा था, अभी तो उसने सिर्फ इतना पूछा है कितने रुपए का परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपसे ऐसे भी पूछता है कि परसेंटेज में परिवर्तन कितना हुआ है, बचत में परसेंटेज में। तो आप कैसे निकालते कि पहले 4,000 कमा रहा था, बचा रहा था, अब बचा रहा है 3600, तो कितने कम बचा रहा है 400, 400। लेकिन बचा कितने कम पड़ रहा है, ये पहले से परिवर्तन होता है 4,000। तो आप ये बता, इस तरह से आपको परसेंटेज में भी आपसे पूछ सकता था कितने परसेंट का। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 1 जीरो से ये, और 10 से ये, 10 बार 4 से ये। तो आपको बता दूं 10% की उसकी, उसने अपने खर्च में कमी कर दी। उससे पहले 4,000 बचाता था, और अब बचा रहा है 3600, तो 10% कम बचा रहा है अब। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है नेक्स्ट। 0.124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव बिंदु कितने अंक बाद है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है। आपसे ये बता रहा है कि आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है कि जब इसका जो गुणा हम करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव कितने अंक बाद लगेगा। तो आप ये बताइए यहाँ कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है इसमें, और इसमें कितने बाद है 1 2 3, तो ये टोटल कितने हो 7। तो ये 7 अंक बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 7 अंक बाद दशमलव हमें लगाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये भी देखिए इसे, एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अपने माल को न लाभ और न हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे छूट प्रतिशत कितनी देनी होगी। आपसे ये पूछ रहा है कि उसने 30% तो पहले बढ़ाकर अपना माल बेच दिया, लेकिन अब वो कह रहा है उसे ना तो हानि हो ना लाभ हो, तो उसे कितने परसेंट की बराबर वापस से छूट देनी पड़ेगी। तो आप इस तरह देखिए। तो देखिए आपको वापस से इस तरह समझिए कि मेरे उसके पास 100 रुपये का सामान था, उसने उस पर 30% बढ़ाकर लिख दिया, यानी 130 का बेच रहा है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अपने माल को ना लाभ और ना हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। यहाँ तो उसे 30 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है वापस से उसे 100 में बेचनी है, क्यों, तभी तो उसे लाभ और हानि कुछ नहीं होगा जब 100 की चीज़ 100 में बेचेगा तभी। तो अब हमें छूट कितनी देनी होगी, तो ध्यान से समझिए। अब हमें छूट तो हमें अभी 30 की देनी है, लेकिन अब देनी कितने पर है ये इम्पोर्टेंट है। अब ये 130 पर देनी है आपको। पहले तो हमने 100 पर हमने 30% अधिक कर दिया, अब हमें ये छूट 130 पर देनी है। तो अब बस इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल, 13 से ये 13 सत्ते 91, 7 टाइम्स, और 7 टाइम्स के बाद कुछ कटेगा, 13 सत्ते 91, 9 बचे, और 13 सत्ते 91, 7.7 बार कटेगा लगभग, इंटू 3 और ये, तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 सत्ते 21 2 23। तो ये लगभग 23.1 के आसपास आएगा, 23.1 यानी कि 08। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, वो ये कह रहा था आपसे कि पहले तो उसने डीलर ने 30% अधिक अंकित कर दिया मूल्य, लेकिन वापस से उसे फिर उसे छूट कितनी दे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो आप एक बात बताइए, जब आप जितने की चीज़ खरीद कर लाओगे उतने में बेचोगे तभी आपको लाभ हानि नहीं होगी। जैसे अब मैं कोई चीज़ 10 रुपये की खरीद कर लाया और मैंने इसे 15 में बेच दिया, अब मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं इसे कितने में बेचूँ कि मुझे कोई हानि और लाभ ना हो। तो वापस से मुझे ये 10 में ही बेचनी होगी, क्योंकि मैं तो खरीद कर 10 ही में ही लाया था इसे। तो बस यही आपसे पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 143 डिवाइडेड 13 इंटू के माइनस 3 × 3 बटे, ये देखिए आप इसे सॉल्व आप कर ही सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे होगा, आपको तरीका बताता हूँ। तरीका कुछ नहीं है, ये पहले डिवाइड है तो 13 का पहले हम मल्टीपल वो सॉरी डिवाइड करते हैं, तो 13 से ये कितने बार जाएगा, ये 11 बार कटेगा। ठीक है, तो ये होगा 11, 11 गुणा के माइनस ये 3 3 9 हो गया। ठीक है, तो ये 11 के हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे में कितना है 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस के 35, ये तो सॉरी 35 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 है। अब आप यहाँ से इक्वेशन बनेगी, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है बस 1 मिनट। इसे आप ऐसे कर लेना कि 36 और 36 में से 35 गया, कितना बचा 1, तो के स्क्वायर प्लस 1, ये इसका मैं ऊपर गुणा कर ये देता हूँ इसमें, और इसका इसमें बराबर के, ये 11 के बराबर 11 के माइनस 9। अब आप इसे फायदा सॉल्व कीजिए, ये 9 इस तरफ आएगा तो ये 10 हो गया प्लस के,
और ये उधर जाएगा, तो इस तरफ ले आइए आपसे, के स्क्वायर -11 के -10 +10, सॉरी +10 बराबर 0। अब आप इसे इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आप इसे सॉल्व कर लेना। मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा कि आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ माइनस चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये माइनस चिन्ह है यहाँ पर। तो ये जो माइनस चिन्ह है, ये 1 मिनट, ये माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है 10। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमें जोड़कर तो 11 लाने, और गुणा में हमें 10 लाने। इसका मल्टीपल आपको पता होगा, आगे करते हैं, आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 10 मानेंगे। तो कैसे जल्दी करते हैं, 10 + 1, ये देखिए जोड़कर तो 11 आगे, गुणा में भी ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएंगे। तो आपको ये देखना, जब यहाँ माइनस आगे हो तो आपको यही हमारे आंसर हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये अभी तो मैं नेगेटिव कर दूंगा ऐसे माइनस से, ये भी नेगेटिव कर दिया मैंने, ये भी नेगेटिव कर दिया। जब ये इस जीरो को उस तरफ भेजूंगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। और ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर कोई इसके ये गुणांक है नहीं, या यहाँ जो गुणांक होता वो इसमें भाग देता, या 2 होता 2 से भाग लगता, लेकिन यहाँ कुछ गुणांक है नहीं, तो यहाँ पर किसी से भाग भी नहीं लगेगा। तो इसके 10 और 1 2 आंसर होंगे, लेकिन ऑप्शन में आपके सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ए ऑप्शन चुनना है। या 10 भी होता तो आपको दोनों चुनने होते, तो वो ऐसा ऑप्शन में देता आपको ए और बी दोनों, या फिर आपको एक ही ऑप्शन में देगा। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है। वह उसे चोर का ये देखिए, ये भी वही सवाल है जो अभी मैं करा रहा था। उसमें क्या था, उसमें बस वो 800 मीटर था, और यहाँ पर 120 मीटर है। मैंने कहा था आगे आएगा तब फिर से समझाऊंगा, अब समझिए यहाँ पर अच्छे से कि एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है। वह उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जो 6 मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति चाल से दौड़ रहा है। पुलिस वाला 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। तो ये इसमें पूछा गया, पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय, अब यहाँ पर आपसे चोर की दूरी पूछ रहा है आपसे। और देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, बस यहाँ मीटर पर सेकंड में पहले से ही दे रखा है आपको, तो इसमें आपको चेंज भी नहीं करना, ये और आसान है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक टॉपिक से और एक ही हूबहू सवाल, एक प्रैक्टिस सेट में 2 सवाल आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आपके लिए। तो देखिए आप इसे कैसे करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, इस तरफ चोर है, इसी तरफ पुलिस वाला चल रहा है। तो इनके जो डिफरेंस है 8 और 6 का, जो इनकी चाल का अंतर है वो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है तो चाल इनकी घट जाएगी। ठीक है, तो कितना होगा, 1 मिनट, कितना हो गया, 2 इनकी चाल का डिफरेंस हो गया। तो अब मुझे करना क्या है, मैंने कहा टाइम निकाल लेता हूँ कि प्रत्येक को समय कितना लग रहा है। तो देखिए दूरी कितनी है, ये बीच की 120 दूरी है, 120 मीटर है, और 2 के हिसाब से ये चलेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 60, ये 60 लगेगा। ठीक है, इन्हें 60 सेकंड लग गए। ठीक है, अब देखिए ये तो टाइम होगा प्रत्येक का, यही चोर को लगेगा और यही टाइम लगेगा पुलिस वाले को। तो अब आपसे जिसका भी जो पूछा है उसका निकाल दीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि, अब पूछा आपको चोर कितनी दूरी चलेगा, तो चोर की चाल कितनी है, 6, तो 6 का मल्टीपल 60 में कर दो, कितना हो गया, 360। अब आपसे ऐसे पूछ लेता कि ये कितनी चाल चलेगा ये पुलिस वाला, तो आप चाहे डायरेक्ट इसे 360 में ये 120 और जोड़ दो, क्योंकि इसे 120 और ज़्यादा चलना है इस तरह से। तो इस तरह जोड़ दो, या फिर आप ऐसे कर दो कि 8 8 गुणा ये वाला 60, 48, 480। ठीक है, इस तरह से कर दो, या फिर इस तरह से जोड़ दो, तभी 480 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका पूछा है उस आप लास्ट वाली लाइन आप पढ़ लेना कि पूछा किसका है। कि इसमें पूछा, पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर की चाल कितनी थी, 6 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है, 60। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो हमने यहाँ पर ये हमारा चाल थी इनकी चोर की, और ये इसके समय था, तो 6 6 36, तो 360 से दूरी इसने चोर ने तय की थी, और 480 दूरी तय की थी पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने क्यों ज़्यादा दूरी तय की, क्योंकि 120 मीटर ये ऑलरेडी पहले ही था चोर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस बार ये आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, ये देखिए चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, आप ऐसे समझिए, ए 1 मिनट, ये मैंने ये लिए हैं देखो, इस तरह से ए अनुपात बी
और ये समानुपात सी और यहाँ पर अनुपात डी। तो ये वर्क कैसे करता है, ये इसके बट्टे में आएगा तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी, इसका ये मतलब होता है, बस इसका इतना फंक्शन है। तो इसी तरह ये तीन चीज़ दी हुई हैं आपको, एक नहीं दी है, वो हम निकाल लेंगे किस तरह से। देखिए 6 तो हो गया ए, 6 बट्टे में ये 10 हो गया बी बराबर ये 12 हो गया सी, और हमें डी निकालना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 6 से ये कटेगा 2 बार, और 10 का इसमें क्रॉस मल्टीपल होगा, 10 दूनी 20। तो 1 मिनट मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो हमारा डी इधर कुछ बचा नहीं, तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20। तो आपको ये याद रखना है, इस तरह आपका ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि ये चतुर्थानुपाती पूछा है आपसे। अब इसी तरह आपसे मध्यानुपाती पूछ ले, तो मध्यानुपाती का वर्ग फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणा बी रूट के अंदर। और आपसे तृतीय अनुपाती पूछे तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये थर्ड, ये तृतीय अनुपाती, और ये मध्यानुपाती मिडिल। ठीक है, मध्यानुपाती। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, और ये इसके फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको प्रत्येक सवाल के एक यूनिक तरीका बताऊंगा, जो आपने शायद ही पहले इस तरह से सॉल्व किए होंगे, जिससे कि आपका भी समय बहुत कीमती होता है एग्जाम हॉल में, मुझे पता है किस तरह से वहाँ अप्रोच रखनी पड़ती है। तो आप देखिए इस सवाल को देखिए, एक कपड़ा व्यापारी ने 520 प्रत्येक की कीमत पर, 520 रुपये प्रत्येक की कीमत पर 42 कमीज खरीदी। देखिए यहाँ पर उसने 42 कमीज खरीदी हैं, लेकिन प्रत्येक कमीज 520 रुपये की है। उसने उनमें से प्रत्येक को 548 रुपये में बेच दिया। प्रत्येक कमीज पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए हमें लाभ ज्ञात करना है। आप ऐसा ना करें कि 520 का आप मल्टीपल करने बैठ जाएं इस 42 में, और फिर इसका 548 का मल्टीपल करें 42 में, फिर उसका डिफरेंस लें कि कितना आ रहा है। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं ना करें इसे, और कर भी नहीं पाएंगे, बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना है कि 520 की चीज़ हमने 548 में बेच दी। आप इस तरह से याद रखिए, 520 की तुम लाए थे और तुमने 548 की बेची थी। प्रत्येक कमीज की बात कर रहा हूँ। आपको लाभ कितना हुआ ये बताइए, आपको 28 रुपये लाभ हुआ, हुआ कितने पर है, 520 पर। तो 100 पर यही लाभ कितना होगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलती है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, अब इससे इसे काट दें, 13 4 4 से काटिए, 4 से ये कटेगा 7 बार, और 4 से ये कटेगा 13 बार। ठीक है, अब इस तरह से ये 70/13 बचा आपके पास, 70/13। अब इसे आप कर लीजिए, 13 का 70 में इसमें गुणा की भाग दीजिए, तो 13 पंजे 1 में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 13 पंजे 65। अब देखिए आप 5 का इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, 5 से शुरू हो रहा है। तो आपको फर्दर इसे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शन 4 था राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है। आप ऐसा ना करते यहाँ पर कि इसे सॉल्व करने बैठ जाएँ, तो आपका बहुत ही टाइम चला जाएगा इसमें, जिससे कि आपको भी बहुत दिक्कत होगी, और जो प्रेशर है एक सिर पर वो ज़्यादा आपका हो जाएगा, जिस वजह से एक सवाल की वजह से आप और बाकी के सवाल भी गलत कर सकते हैं अपने। तो आपको याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट, ये यहाँ पर बोल रहा था कि 520 की जो वस्तु है हमारी, वो हमने 548 में बेची है। तो हमें बस यहीं से निकाल लेना है कि हमें लाभ कितना हुआ है, 28 का, और वो लाभ हुआ कितने पर है वो आप बताइए। 528 पर हुआ है लाभ, सॉरी 520 पर। तो आप बस इसे ही आप, और 100 पर यही लाभ कितना होगा, तो मैंने यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल आउट की, 14 से वो 7 से काट, 14 से कटेगा, नहीं 7 से, 7 चौक 28, और 7 से ये कटा 13 बार, सॉरी 4 से। तो बस इसे ये 70 हो गया, 4 से काटा था मैंने, ये 7 बार कटा, तो 70/, मेरे पास 5 बचा। अब 13, इससे इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लें। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या बोल रहा है, 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटों में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। ये M1D1 से आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखिए डॉक्टर कितने हैं, 25, 1 मिनट, हाँ 25 डॉक्टर हैं। मैं आपको इसके पेन का थोड़ा वो कम कर दूँ साइज। देखिए 25 डॉक्टर है मेरे पास, ठीक है, 25 डॉक्टर, और ये काम कितना कर रहे हैं, 5 घंटा, 1 मिनट,
बन में कुछ प्रॉब्लम है इसमें। 25 डॉक्टर 5 घंटा काम कर रहे हैं। आपको पता होगा 25 डॉक्टर 5 घंटा काम कर रहे हैं। काम कर किस पर रहे हैं? ये रोगियों पर। तो ये जो वर्क होता है वो नीचे आता है। तो कितने रोगी को जांच कर रहे हैं? 75 रोगियों को। इसी तरह से यदि इसमें से क्या करें, 5 डॉक्टर हटा दिए जाएं या निकल सेवा छोड़ दें, तो 25 में से 5 गए, कितने बचे? 20। तो 6 घंटों में कितने रोगियों को जांच देंगे, वो जांच करेंगे। तो आप इसे एक्स मान लीजिए। तो अब आप इसे काटिए, देखिए 5 से ये कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 टाइम गया, 4 टाइम। अब इसे देखिए आप 25 से 1 मिनट में पेन चेंज कर दूँ। देखिए 25 से ये कितने बार कटेगा? 25 × 3 = 75, ये 3 बार कटा। ऊपर कुछ बचा नहीं मेरे पास, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ मेरे पास 3 बचे, यहाँ 6 बचे, यहाँ 4 बचे। तो 6 चौक 24, 24 ये तो ये आपस में 6 का इन 4 का मल्टीप्लाई होगा, 6 चौक 24 और ये 3, तो 24 दिया कितने हो गए? 72। तो एक्स बराबर कितना निकल कर आया? 4 × 3 × 6। तो ये कितना आया? 72 निकल कर आया। तो इस तरह से आपका ये ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो चलिए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये बेहद ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल को देखिए। एक त्रिभुज जिसका आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 3.2 मीटर और 75 सेंटीमीटर है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। यहाँ देखिए ये मीटर में दी हुई है और ये सेंटीमीटर में। ये माइनर डिफरेंस होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जो बहुत गलती करा देती हैं। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ इसे। इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है। वो कहना चाह रहा है आपसे, ये जो संगत ऊंचाई है, क्या कह दिया? आधार और संगत ऊंचाई। आधार कितना है? 3.2 मीटर। यानी कि इसे सेंटीमीटर में चेंज कर, चलो ऐसे बने दो। ये सेंटीमीटर चेंज करोगे तो ये 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्र बताइए। आपको फॉर्मूला याद होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 बेस, यानी कि ये बेस इंटू हाइट। हाइट ये वाली, बर्मन पेन का चेंज कर दूँ अभी। ये देखिए ये बेस और ये हाइट। तो 1/2 बेस, बेस क्या है? 320 इंटू हाइट कितनी है? हाइट है 75। बस ये सॉल्व कीजिए आपसे, ये आपका आंसर आ गया। 2 से ये काटा 160 बार और ये 75। लेकिन आपसे ये ऑप्शन आपसे ये मीटर में दिए हुए हैं, तो आप मीटर के लिए नीचे 100 से भाग दे दें। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट। ये 75 है तो ये 5 से काटो। ये 5 से 2 बार कटेगा, ये 5 से 15 बार कटेगा, तो और ये 2 से ये 8 बार कटेगा। तो 15 अट्ठे 120। 1 मिनट। ये कितना होगा? 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, 120। अब आप 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने एक चीज़ और गलती की है, वो देखिए आप। 1 मिनट में पेन चेंज कर दूँ। देखिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 100 से भाग दिया था, लेकिन मुझे एक बार और 100 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 75 ये भी सेंटीमीटर में और 320 ये भी सेंटीमीटर है। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ को चेंज किया था अभी, चाहे आप इसे समझ लें, मैंने चेंज किया था इसे 320 को, इसके लिए 100 आ गए। 75 के लिए भी यहाँ पर 100 रखने पड़ेंगे। इसका मतलब 100 से मुझे 2 बार भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। चलिए इसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो गए होंगे इसमें। देखिए इसमें कुछ नहीं था इस सवाल में। जैसे मैं आप इस बार चेंज नहीं करूँगा। देखिए क्या है कि इस तरह से मैंने फिगर बनाया और ये मेरी हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो वो क्या कह रहा है, ये जो मेरा जो बेस है वो 3.2 मीटर का है और ये 75 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को ही चेंज कर देते हैं इस बार। तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से भाग देना होगा। तो इस तरह से ये 25 से काटिए, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3/4 हो जाएगा ये, 3/4। 3/4 आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अब मुझे बताइए क्या होता है फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 3.2 इंटू हाइट कितनी है? 3/4। ठीक है, अब आप इससे कैंसिल आउट कीजिए। 2 से ये कैंसिल आउट, 1.6 टाइम। और इस 4 से 1 मिनट में चेंज करता हूँ अभी कलर। अब देखिए इस 4 से ये 16 तो कट जाएंगे। कितने बार कटेंगे? ये 16 है यहाँ पर, ये 4 टाइम कटेगा। लेकिन ये एक दशमलव भी है एक अंक के बाद, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो अब क्या बचा मेरे पास? ये तो मैंने कैंसिल आउट किया 4 और मेरे पास 3 बचे। तो 4 तिया कितना होता है? 12। 12 होता है, एक अंक बाद ये दशमलव, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो 1.2 मीटर। अब सब मीटर में चलेगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल को देखिए।
इस सवाल को देखें, एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी 6 इकाई है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसा आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आप एक बार समझ लेंगे फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए, एक गोला है कोई, मैंने ये बना दी, मैंने ये काट कर गोला बना दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, और इस तरह से पूरा कर दीजिए कि 6 इकाई जो सर्वाधिक दूरी है वो 6 है। आप मुझे बताइए कि किसी भी गोले की सर्वाधिक दूरी कहाँ से हो सकती है? वो यहाँ से हो सकती है ऐसी दूरी, या यहाँ से हो सकती है, या यहाँ से? नहीं, वो हमेशा इसके केंद्र से होगी। आपको पता होगा कि जीवा और त्रिज्या, आप ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कहाँ होती है? तो वो सेंटर से होकर गुजरती है, जिसे हम व्यास कहते हैं। आपको याद रखना है, कभी का एग्जाम पूछ ले कि सबसे बड़ी जीवा कहाँ होती है, तो वो सेंटर से होकर गुजरती है, जिसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी जो यहाँ दूरी है वो कहाँ मिलेगी हमें? व्यास पर मिलेगी। यहाँ से ऐसे मिल जाए या आप ऐसे डाल दो। तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसने। तो ये हमारा व्यास है, जिसकी 2r कहते हैं इसे। जब हमारा व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। आपको याद होगा कि जो व्यास है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। बस अब आपका सवाल खत्म हो गया। आपसे ये पूछ रहा है कि आयतन बताइए। अब गोले का आयतन क्या होता है? ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू यानी 3 का क्यू कितना होता है? 27। तो ये 3 से ये 9 टाइम्स कटेगा, और 9 का गुणा इसमें 4 में करोगे, 9 चौक 36। तो ये 36 पाई आंसर आ गया आपका। राइट आंसर आपका 36 पाई। ठीक है, क्योंकि पाई का सब मान पाई में दिए, इसलिए मैंने भी चेंज नहीं किया। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कि आपको ये याद रखना है किसी भी गोले के अंदर सबसे बड़ी दूरी वही होगी जो इसके वृत्त के केंद्र से जाएगी, और केंद्र से क्या जाता है आपको पता होगा? त्रिज्या, और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या है। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर इसे मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी आर से दोगुना कुशल है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, पी जो है वो आर से दोगुना कुशल है, आर से। तो यानी कि पी 2 काम करता है तब आर 1 काम कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोगुना कुशल है तो क्यू अकेला कितने दिनों में करेगा? चलिए देखते हैं इस सवाल को। चलिए देखिए, पी और क्यू 20 दिनों में, तो आप यहाँ पर इस तरह कीजिए, पी और क्यू कितने दिनों में? 20 दिनों में। पी और क्यू को कितना? 20 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। और क्यू और आर को कितना लग रहा है टाइम? क्यू और आर को क्यू और आर को टाइम कितना लग रहा है? 30। आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। ठीक, अब इसमें पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी और क्यू प्लस आर की, ठीक है, कितनी हो गई? 2 हो गई। चलिए देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया उससे वो आपको ध्यान रखना कि क्या कहा ऊपर, ऊपर वाली लाइन में क्या कहाँ है वो। हाँ, ये देखिए, यदि पी आर से दोगुना कुशल है, यानी कि पी और आर से दोगुना कुशल है, आर यदि 1 काम करता है तो ये 2 काम करता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो अब ये इसका काम यहाँ पर है। तो देखिए, इसमें क्यू और आर इसमें है, और पी इसमें है, और आर इसमें। तो आर का यदि 1 दिया हुआ, मैं इसी को 1 मान लूँ इस यहाँ पर, तो 1, यदि आर की जो एफिशिएंसी 1 हो गई, तो ये 2 है टोटल। तो इसमें से 1 जो आर की वैल्यू में मान ली 1, तो क्यू कितना बचा? वो भी 1 ही बचा फिर, क्योंकि 1 और 1 तभी तो 2 होगा ये बराबर। तो मैंने मान लिया, अभी मैं मान रहा हूँ, यदि मेरा पूरा डाटा सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये ठीक है। मैंने मान लिया कि आर की वैल्यू यहाँ पर इस तरह, इसके हिसाब से 1 है मेरी। तो जब आर की 1 है तो क्यू की भी 1 बची। ठीक, तो अब मैं इसी को यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ये पी क्यू वाले में, इसमें इस 3 वाले में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कितनी मानी थी? आर की मैंने 1 मानी थी, और क्यू की, इसमें क्यू की भी 1। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से क्यू की यदि मैं 1 रख दूँ यहाँ पर, क्यू की 1 रखूँ, तो ये जो बची वो पी की कितनी बची? 3 में से 1 गया, 2 बची, 2। तो और ये देखिए, यहाँ पर भी पी की 2 है, दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब ये डाटा मेरा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ क्यू की 1 है और पी की 2 है, ये 2 है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो मेरा डाटा बिल्कुल सेम है और कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है इसमें क्यू अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। तो आपको बता दूँ, जब पी की एफिशिएंसी 2 है और आर की 1 है, और क्यू की कितनी है? क्यू की भी 1 है, क्योंकि वो मैंने यहाँ से निकाल ली है इसे। तो क्यू की एफिशिएंसी 1 है, और टोटल वर्क कितना है मेरा? 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर दूँ। मेरा काम है टोटल 60, मुझे 60 काम करना है, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 60 काम को एक एक दिन में 1 काम करता है, 60 काम करने में कितना वक्त लगेगा? इसे 60 दिन ही लगेंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए आप, मैं आपको ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।